हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं विक्रम सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कोटला क्लासेस पर। आज का वीडियो, जैसा कि आपने थंबनेल और वीडियो के टाइटल में भी पढ़ा होगा, आज का वीडियो उसी वीडियो सीरीज़ का है 11th एंड बीकॉम फर्स्ट ईयर की क्लास का। लेकिन आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है आप सबके लिए, क्योंकि आज की वीडियो में अपन बेड डेब्ट्स के बारे में पढ़ेंगे कि बेड डेब्ट्स क्या होता है, इंसॉल्वेंसी क्या है, दिवालिया क्या है, एक व्यक्ति कैसे दिवालिया घोषित होता है, अगर वो दिवालिया घोषित हो गया तो उसे पैसा नहीं प्राप्त हुआ तो अपन क्या एंट्री करेंगे, क्या है। और उसके बाद अपन ये सीखेंगे कि परचेज को कहाँ कहाँ सीआर किया जाता है, परचेज को क्यों सीआर किया जाता है, क्या कारण है। आज के इस वीडियो में ये सब कुछ अपन पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले आज मैं आपको कुछ एक गुरु मंत्र देता हूँ, यानी आज आपको मैं काफ़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ कि आप सभी एक गलती करते हैं अपने जीवन में, बहुत बड़ी गलती मैं आपको आज आपकी बताने जा रहा हूँ। यानी हर स्टूडेंट्स अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ी गलती करता है, इस गलती को आपको सुधारना है। क्या गलती है? वो यह गलती है कि हर स्टूडेंट जो है पढ़ाई जो है स्टडी, वो पास होने के लिए करता है। ध्यान दीजिए, मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ आज आपसे। आप अपने अंदर झांक के देखिए कि आप किस लिए पढ़ाई कर रहे हैं। आप पढ़ाई केवल पास होने के लिए कर रहे हैं या परसेंटेज मार्क्स लाने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं? अगर आप अपनी पढ़ाई मार्क्स लाने के लिए और पास होने के लिए कर रहे हैं तो आप अपने जीवन में कभी भी सफल नहीं हो सकते हैं। ध्यान दीजिए, मैं बहुत कड़वी बात बोल रहा हूँ, लेकिन मैंने पहले भी कहा था कि कड़वी गोली से ही बीमारी दूर होगी, मीठी गोली से बीमारी दूर हो ही नहीं सकती है। ध्यान दीजिए कि आप, यानी हर स्टूडेंट्स जो है केवल पढ़ाई किसके लिए कर रहा है? अपने केवल मार्क्स के लिए पढ़ाई कर रहा है। तो आपको क्या करना है? आपको अपने उद्देश्य को, अपनी पढ़ाई के उद्देश्य को बिल्कुल बदल देना है। आपको मार्क्स के लिए पढ़ाई नहीं करनी है, आपको अपना नॉलेज बढ़ाने के लिए, ज्ञान बढ़ाने के लिए पढ़ाई करनी है। अगर आप अपना नॉलेज बढ़ाने के लिए और ज्ञान बढ़ाने के लिए पढ़ाई करेंगे तो फिर आप अपनी सब्जेक्ट के अलावा भी पढ़ेंगे। और जो विद्यार्थी अपने जीवन में अपने सब्जेक्ट के अलावा भी एजुकेशन ले रहा है, फाइनेंशियल एजुकेशन ले रहा है और अन्य एजुकेशन ले रहा है, वो अपने जीवन में ज़रूर सफल होगा। तो आपके मार्क्स तो वैसे आ जाएंगे। अगर आप अपना उद्देश्य बदलेंगे तो उससे मार्क्स कम नहीं होंगे, आपके मार्क्स तो और आपके बढ़ जाएंगे। लेकिन आपको अपना उद्देश्य बदलना होगा और आपको अपना उद्देश्य बदल के ही पढ़ाई करनी होगी। तो चलिए, फिर मैं समझता हूँ कि अब आप मेरी बात को समझ गए होंगे। आज की क्लास को फिर शुरू करते हैं। तो ध्यान दीजिए, मैं आज आपको पढ़ूंगा सबसे पहले डूबत ऋण। डूबत ऋण का मतलब होता है, इंग्लिश में कहा जाता है बेड डेब्ट्स। ध्यान दीजिए, इंग्लिश में कहा जाता है बेड डेब्ट्स। यानी सीधी सी बात है, मैं थोड़ा सा आपको पहले पीछे ले जाता हूँ। दिवालिया यानी इंसॉल्वेंसी के बारे में मैं आपको पढ़ाता हूँ पहले। जैसे आपने बहुत सी जगह सुना होगा, न्यूज़पेपर वगैरह में भी आप देखते हैं कि ये कंपनी जो है दिवालिया घोषित हो गई या ये व्यक्ति को दिवालिया घोषित कर दिया। तो ये दिवालिया होता क्या है और दिवालिया कौन घोषित करता है? देखिए, नॉर्मल हंसी मजाक में अपन किसी को कहते थे तू तो दिवालिया है, बोल देते अपन बहुत सी बार, है ना। वो तो अपन कह देते हैं, एक अच्छी बात नहीं है पहले तो वो, क्योंकि दिवालिया अपन किसी व्यक्ति को अपन खुद नहीं कह सकते। दिवालिया कोर्ट द्वारा घोषित होता है। हंसी मजाक में कह दिया वो एक अलग बात हो गई। लेकिन अगर बिजनेस में कोई आपके देनदार है, डेटर्स है, समझिए बात को कि बिजनेस में आपके कोई डेटर्स है। डेटर्स कौन होता है? डेटर्स वह व्यक्ति होता है जिसको आपने, डेटर्स तो आप सभी जानते हैं कि डेटर्स वह व्यक्ति होता है जिसको आपने अपने बिजनेस में गुड्स जो है सोल्ड किया है और गुड्स बेचा है आपने, और वो गुड्स भी उधार बेचा है। जब आपने किसी व्यक्ति को, सोचे दुकान पर कोई व्यक्ति है, आपने उसको गुड्स उधार बेचा है तो आप उससे पैसा मांगते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी दुकान पर मोहन आता है, उसके आप 10,000 रुपये का माल बेच देते हैं, तो आप उससे 10,000 रुपये मांगते हैं। तो वो आपका क्या है? डेटर्स यानी देनदार है। अब होता क्या है कि और भी व्यक्ति उससे पैसा मांगते हैं मार्केट में, बहुत सारे व्यक्ति उससे पैसा मांगते हैं। तो किसी ने कोर्ट में उसके खिलाफ केस कर दिया कि सर, जज के सामने कि सर हमारे ये पैसे नहीं दे रहा है। तो कोर्ट क्या आदेश देगा? भाई आप इनके पैसे दो, लीगल है तो देखिए प्रूफ बता रहे हैं कि हमने माल बेचा है, इसको पैसे दिए, प्रूफ भी बता रहे हैं, पैसे नहीं दे पा रहा। तो कोर्ट क्या आदेश देगा कि भाई इनके पैसे आप दीजिए। तो वो व्यक्ति क्या कहेगा? सर मेरे पास पैसे नहीं है, जज साहब मेरे पास पैसे नहीं है, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं इनको दे देता, मैं इनको टालता क्यों? तो फिर उसकी जो जितनी भी एसेट्स है उस व्यक्ति की, वो नीलाम कर दी जाएगी। कोर्ट यही आदेश देगा। इसके अलावा कोर्ट के पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा, क्योंकि वो व्यक्ति तो मना कर रहा है मेरे पास कुछ है ही नहीं। तो जो भी उसके पास छोटे मोटे एसेट, ज़मीन जायदाद सब बेच दी जाएगी और उससे जो भी पैसा आएगा उसके मार्केट में मांगने वालों को पैसा चुका दिया जाएगा। फिर भी मान लीजिए अपना पैसा अपने को पूरा नहीं मिला, थोड़ा ही मिला, आधा ही मिला, पूरा नहीं मिला, तो उसका पैसा अब क्या हो गया? डूब गया। समझ गया आप? डूबत ऋण, बेड डेब्ट्स मतलब डूबत ऋण का मतलब होता है वह व्यक्ति जिसको दिवालिया घोषित कर दिया गया है कोर्ट के द्वारा और पैसा डूब जाता है, तो उसे बेड डेब्ट्स कहा जाता है। एक तो ऐसा है। दूसरा, कभी कभी क्या होता है कि जिससे किसी से आप 2,000 4,000 बहुत कम छोटा अमाउंट मांगते हैं और 2-3 साल हो गए आप उससे पैसा मांग रहे हैं, रोज़ उसको फ़ोन भी लगा रहे हैं, कुछ दिनों बाद उसको याद भी दिला रहे हैं, लेकिन वो दे नहीं रहा है, कुल मिला के कंजूस हो रहा है, आपको पीछे पीछे घुमाए जा रहा है। तो उसको बार बार आप क्या कर रहे हो? डेटर्स बता रहे हो, यानी हर साल वो क्या कर रहा है? वो एंट्री बैलेंस शीट में शो हो रही है, जबकि वास्तव में देखा जाए तो उतने डेटर्स आपके पास नहीं हैं। समझिए बात को, बैलेंस शीट में आप डेटर्स को बहुत ज़्यादा बताए जा रहे हैं, उतना डेटर्स आपके है नहीं, क्योंकि उसके पैसे आने के चांसेस बहुत कम है। वो व्यक्ति देगा नहीं देगा जरूरी नहीं है। तो आपकी एसेट्स की वैल्यू
बिना बात की बढ़ी जा रही है और आप खुश होते जा रहे हैं हमारे पास इतनी एसेट्स है, क्योंकि डेटर्स तो एसेट साइड जाता है बैलेंस शीट में, आप सभी जानते हैं। तो आपको क्या करना है उस कंडीशन में, डेटर्स को कम करना है। तो डेटर्स को कम करने के लिए आपको उस पैसे को बैड डेट्स लिखना पड़ेगा। तो इसे कहा जाता है डूबत ऋण। यानी कभी कभी क्या होता है कि उसके पैसे आने के चांसेस नहीं रहते हैं, आपको लगता है, तो भी आप डूबत ऋण के रूप में उसको लिखते हैं। तो अब आप समझ गए कि बैड डेट्स क्या है, या तो कोर्ट घोषित कर दे दिवालिया, या आपको लगता है कि ये नहीं देगा यार, अब उसको डूबत ऋण लिख दो इसके अकाउंट को, तो आप उसके अकाउंट को क्लोज कर देंगे, बंद कर देंगे। उसको बंद करने के लिए आप एक एंट्री करेंगे। यानी जब आपके बिजनेस में बैड डेट्स होगा, डूबत ऋण होगा, तो आप उसके डेटर्स के अकाउंट को बंद करेंगे। उसका अकाउंट को बंद करने की एक एंट्री है बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। यानी टू में CR में उस डेटर्स का आप नाम लिखेंगे। मोहन है तो टू मोहन लिखेंगे, सोहन है तो टू सोहन लिखेंगे। आप सभी जानते हैं कि डेटर्स क्या होते हैं, एसेट्स होते हैं, DR होते हैं। ये जब आपने उसको गुड्स सोल्ड किया तो उसको DR किया, उससे आप पैसा मांगते थे, उसको जैसे आप CR करेंगे उसका अकाउंट क्लोज हो जाएगा। और बैड डेट्स को आपने क्यों DR किया, क्योंकि बैड डेट्स तो आपके लिए लॉस है, तो जितने भी लॉस होते हैं बिजनेस में, एक्सपेंसेस होते हैं, वो डेबिट होते हैं। इसलिए आपने क्या किया, इसको बैड डेट्स को डेबिट कर दिया, उसका नाम CR करके उसके अकाउंट को क्लोज कर दिया। तो डियर स्टूडेंट, आप समझ गए कि बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स हो जाएगा। लेकिन मैं एक बात और आपको बता दूं कि कभी कभी मान लीजिए थोड़ा बहुत पैसा उस व्यक्ति से आ गया, होता है ऐसा कि थोड़ा बहुत तो उससे आ गया। जैसे मान लीजिए कोई डेटर्स है जिसका पैसा डूब रहा है, लेकिन 10,000 रुपये डूब रहे थे, लेकिन 10,000 में से 5,000 तो वो आपको दे गया। तो फिर आपको क्या करना है, सिंपली ऊपर कैश अकाउंट को डेबिट कर देना। यानी उसी एंट्री में अब क्या होगा, थोड़ा सा मैं एडजस्टमेंट आपको बताता हूँ कि मान लीजिए थोड़ा बहुत पैसा उस व्यक्ति से आ जाता है, तो आपको कैश अकाउंट को ऊपर डेबिट कर देना। कैश आता है बिजनेस में तो DR होता है, क्योंकि रियल अकाउंट का रूल लागू होगा, आप सभी जानते हैं। जैसे मान लीजिए कोई डेटर्स है जिससे अपन 10,000 रुपये मांगते थे, लेकिन 10,000 में से उसने 3,000 रुपये तो आपको दे दिए कि लो सर 3,000 रुपये तो मेरे पास हैं, वो दे के चला गया। लेकिन 7,000 रुपये उससे आने का कोई चांसेस नहीं, आपको लग रहा है आप डूब जाएंगे, नहीं आएंगे, तो आपको 7,000 रुपये बैड डेट्स के सामने लिखना है। उससे क्या होगा, बैड डेट्स जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा, क्योंकि लॉस है, और कैश आपके कैश में चला जाएगा और डेटर्स का अकाउंट बिल्कुल क्लोज हो जाएगा। यानी आपने यहाँ पे डेटर्स के अकाउंट को क्लोज कर दिया, जो अब आगे बैलेंस शीट में शो नहीं होगा। अब ये अकाउंट इसका बंद हो चुका है। ध्यान दीजिए, मैं बार बार कह रहा हूँ कि इसका अकाउंट यहाँ बंद हो चुका है। लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ बैड डेट्स रिकवर्ड। अब ये बैड डेट्स रिकवर्ड क्या होता है, देखिए कभी कभी क्या होता है बिजनेस में कि अब आपने इसके अकाउंट को बंद तो कर दिया, लेकिन आज के बाद जैसे 6 महीने बाद, साल भर बाद, 2 साल बाद वो व्यक्ति अच्छा ईमानदार है, अब उसके पास पैसे आ गए मान लीजिए कहीं से, या उसको लगता है नहीं यार सेठ जी के पैसे देने चाहिए, अपने को नहीं खाना, पैसा खाना अच्छी बात नहीं है, तो वो आपको पैसे दे के चला गया। तो आप ध्यान दीजिए कि कोई व्यक्ति, कोई डेटर्स जिसको आपने पहले क्या किया था, बैड डेट्स लिख दिया था, बैड डेट्स लिख दिया था, उसका अकाउंट क्लोज कर दिया, लेकिन बाद में वो पैसा देके चला गया, तो उसे कहते हैं बैड डेट्स रिकवर्ड। ध्यान दीजिए, बैड डेट्स वापस आपके रिकवर हो गया है, तो आपके पास पैसा वापस आया है। तो उस टाइम आप क्या एंट्री करेंगे, आप एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू, उसका नाम नहीं लिखेंगे। बहुत सारे क्या करते हैं कि वो मोहन अपना डेटर्स था, पैसा देके चला गया, टू मोहन लिख दिया। मोहन नहीं लिखना, क्यों, क्योंकि उसका अकाउंट आपने पहले ऊपर क्लोज कर दिया है, इसलिए अब उसका नाम नहीं आएगा। अब आएगा टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। ध्यान दीजिए क्या आएगा, टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, यानी टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट आप लिखेंगे और ये एंट्री करेंगे। तो ये तो बैड डेट्स की एंट्री है, और ये बैड डेट्स बाद में वापस रिकवर हो जाए तो उसकी एंट्री ये है। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब आप समझ गए मेरी बात को कि बैड डेट्स क्या होता है, बैड डेट्स रिकवर्ड क्या होता है। चलिए फिर उसके बाद बिना टेंशन लिए हुए अपन आगे बढ़ते हैं, और अब अपन ये पढ़ते हैं कि परचेज को कहाँ कहाँ CR किया जाता है। ये लास्ट टॉपिक है आपके जर्नल का। आज जर्नल आपकी बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। इससे पीछे की वीडियो आपने देखे तो पहले आप उनको देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप सभी जानते हैं डिस्क्रिप्शन होता क्या है, वीडियो के नीचे आप जाइए, वहाँ मिल जाएगा, और क्लिक कीजिए, पहले वो वीडियो देख लीजिए ताकि आपका नॉलेज बढ़े। क्योंकि मैंने अभी आपको ये कहा था कि ज्ञान बढ़ाने के लिए ही आपको पढ़ाई करनी है, मार्क्स के लिए नहीं। मार्क्स तो अपने आप आ जाएंगे, और मार्क्स तो फिर इतने बढ़िया आएंगे क्योंकि आपको मज़ा आ जाएगा, क्योंकि आपका उद्देश्य क्या है, ज्ञान बढ़ाना है। विद्यार्थी वही है, विद्यार्थी का मतलब यही होता है विद्या प्लस अर्थी, यानी विद्यार्थी वही है जो अपने ज्ञान बढ़ाने पर काम करता है। तो चलिए फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अब अपन लेते हैं कि कहाँ कहाँ परचेज को CR किया जाता है। तो सबसे पहले तो जब बिजनेस का ओनर अपने बिजनेस से गुड्स निकाल लेता है तो वहाँ परचेज को CR करते हैं। ये एंट्री मैंने पहले भी आपको बताई थी, लेकिन मैं आज और आपको ये बताता हूँ, क्योंकि ये मैं आज आपको परचेज कहाँ कहाँ CR होता है ये पढ़ा रहा हूँ, इसलिए इसको दोबारा वापस रिपीट करता हूँ। तो देखिए, जब कोई बिज़नेस का ओनर अपने बिजनेस से कुछ भी एसेट्स, वस्तु कुछ भी निकाल लेता है तो उसको ड्राइंग्स कहते हैं। आप सभी जानते हैं, आरण का मतलब ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट किया जाता है, ये सभी आप जानते हैं। टू आपको लिखना है परचेज अकाउंट, यानी उसने गुड्स बिजनेस से निकाल लिया, इसलिए टू परचेज लिखेंगे। अब आप कहेंगे सर परचेज ही क्यों लिख रहे हैं CR में, और कुछ टू गुड्स क्यों नहीं लिख रहे हैं, टू स्टॉक क्यों नहीं लिख रहे हैं। तो देखिए, जब आपने गुड्स को परचेज किया था तो परचेज को डेबिट किया था वहाँ,
समझिए, जब आपने गुड्स को परचेज किया था तो परचेज अकाउंट को डेबिट किया था। अगर आपको वहाँ परचेज यानी गुड्स में से अब कमी लानी है तो परचेज अकाउंट को आपको सीआर करना होगा, तो अपने आप डीआर में से सीआर माइनस हो जाएगा और परचेज का जो अकाउंट का जो बैलेंस है वो कम हो जाएगा, क्योंकि आपका गुड्स जो है अभी परचेज अकाउंट में पड़ा हुआ है। इसलिए आपको परचेज को सीआर करना, क्योंकि बिजनेस का मालिक गुड्स लेके चला गया तो गुड्स आपके कम पड़ गया, तो वो पड़ा हुआ कहाँ था, परचेज अकाउंट में पड़ा हुआ था। जैसे परचेज वहाँ पर डीआर हुआ था तो यहाँ सीआर हो जाएगा, अपने आप बैलेंस कम हो जाएगा। इसीलिए परचेज को सीआर करेंगे। और बाकी तो रियल अकाउंट आप जानते हैं, वस्तु व्यापार जाती तो सीआर करें। तो ये गुड्स आपके बिजनेस से जा रहा है इसलिए आप यहाँ पे सीआर कर रहे हैं, रियल अकाउंट के रूल के कारण ये सीआर होगा। चलिए, तो परचेज सीआर हुआ, समझ गए आप। और परचेज कहाँ सीआर होता है? और परचेज सीआर होता है चैरिटी में। पहले मैं एंट्री लिखा देता हूँ, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। समझिएगा, आपका ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करूँगा, जल्दी जल्दी से मैं बता दूंगा क्या है चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। चैरिटी मतलब तो आप सभी जानते हैं, डोनेशन, दान, मतलब आपने दान दिया, दान में आपने माल दे दिया। जैसे आपके यहाँ कोई आया कि सर हमारे को इतना दान चाहिए, आप दीजिए, तो आपने दान में अपना जो भी गुड्स था वो दे दिया, किसी को भी, किसी भी संस्था को दे दिया या किसी भी व्यक्ति को दे दिया। तो आप क्या एंट्री करेंगे? चैरिटी मतलब दान, अकाउंट डेबिट हो जाएगा। लॉस है आपके इसलिए डेबिट हो गया, चैरिटी लॉस है आपके लिए खर्चा है, डेबिट करोगे। टू परचेज यानी परचेज को सीआर करोगे। क्यों करोगे? तो रियल अकाउंट है और नॉर्मल है, नॉर्मल समझना है। तो भाई परचेज जब आपने किया था, डीआर किया था, गुड्स जा रहा है ना आपके बिजनेस से, तो इसीलिए आप इसको सीआर करेंगे। परचेज अकाउंट का बैलेंस सीआर करने से कम हो जाएगा। उसके बाद और परचेज कहाँ सीआर होता है? तो परचेज सीआर होता है फ्री सैंपल में। अब फ्री सैंपल क्या होता है मैं पहले लिख देता हूँ, देखिए आप, फिर मैं समझाऊंगा फ्री सैंपल क्या है। एंट्री होती है फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। देखिए परचेज सीआर हो रहा है यहाँ पे टू परचेज अकाउंट। अभी फ्री सैंपल क्या होता है? फ्री सैंपल का मतलब ये होता है विज्ञापन, एडवर्टीजमेंट। देखिए होता क्या है, आपने देखा होगा बड़ी बड़ी कंपनियों में पहले कि जैसे मान लीजिए निरमा कंपनी थी या और भी कोई वॉशिंग पाउडर की बहुत सारी कंपनियां हैं, तो वो कभी कभी क्या करती है, नई नई कंपनी जब मार्केट में आती है छोटे छोटे पाउच बना देती है पाउडर के, वॉशिंग पाउडर के, और छोटे छोटे पाउच बना के वो डिस्ट्रीब्यूट करती है। किसी प्रोडक्ट के साथ है तो फ्री देती है कस्टमर को, या घर घर जाके भी डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं और कहते हैं कि देखिए आप यूज़ करिए, ये आपको वॉशिंग पाउडर कैसा लगता है, अगली बार आप खरीदिएगा। तो इसे कहते हैं विज्ञापन, यानी विज्ञापन में आपने अपना माल जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो इसे कहते हैं फ्री सैंपल। मतलब आपने सैंपल दिया कि आप यूज़ करिए, आपको कैसा लगता है, अगर आपको अच्छा लगता है तो अगली बार आप परचेज करिए। तो विज्ञापन का तरीका ही तो है कंपनी का, तो फ्री सैंपल है। फ्री सैंपल का मतलब अपने गुड्स को फ्री में किसी को देना यूज़ करने के लिए, तो उसे फ्री सैंपल कहा जाएगा। फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट हो जाएगा क्योंकि आपके लॉस है इसलिए डेबिट होगा, और टू परचेज यानी आपकी गुड्स जो है कम हो गया परचेज अकाउंट से, इसलिए आप सीआर करेंगे। तो ये परचेज 3 जगह सीआर हुआ। एक जगह और सीआर होता है, इसके बाद लेते हैं अपन नंबर 4 की परचेज, वहाँ भी सीआर होता है। तो चलिए बच्चों, अब अपन लेते हैं पॉइंट नंबर 4 जहाँ पे परचेज को सीआर किया जाता है। 4 जगह ही परचेज जो है लगभग सीआर होता है जनरल में। तो अब कहाँ सीआर होता है, तो मैं पहले लिखा देता हूँ लॉस बाय फायर। आप समझ गए होंगे लॉस बाय फायर, नहीं तो मैं समझूंगा अभी आपको। लॉस बाय फायर या थेफ्ट है ना, स्लैश लगा दिया मैंने, थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। देखिए मैं समझा दूंगा, इसको ध्यान से देखिएगा। परचेज क्यों सीआर हो रहा है तो आप समझ रहे हैं क्योंकि गुड्स आपके बिजनेस से जा रहा है इसलिए सीआर हो रहा है। पर लॉस बाय फायर क्या है, थेफ्ट क्या है? देखिए बिजनेस में कभी कभी आपको नुकसान हो जाता है आपके गुड्स का नुकसान हो जाता है लॉस से। लॉस हो जाता है किससे? फायर यानी आग से। मान लो आपके आग लग गई गोदाम में और माल चलकर नष्ट हो गया, खत्म हो गया, आपका गुड्स खत्म हो गया, तो आप क्या एंट्री करेंगे? लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। यानी लॉस बाय फायर को आप डेबिट करेंगे। क्यों? क्योंकि आपके लिए लॉस है, लॉस और एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं, जो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज करेंगे। और मान लीजिए लॉस आग से नहीं हुआ और चोरी से हो गया, मान लीजिए आपके यहाँ गुड्स पड़ा हुआ था, चोरी हो गया, तो फिर आप क्या एंट्री करेंगे? लॉस बाय थेफ्ट। फिर फायर नहीं आएगा, फिर क्या आएगा? थेफ्ट आएगा। लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेज। इन दोनों को मैंने एक साथ लिखा दिया ताकि आपको याद रखने में झंझट नहीं आया, अलग अलग एंट्री नहीं हो। दोनों एक साथ तो होगा नहीं, या तो लॉस बाय फायर होगा या लॉस बाय थेफ्ट होगा। तो जो भी हो वो आपको डेबिट करना है और टू परचेज करना है। इतना तो आप समझ गए। तो यहाँ परचेज सीआर होता है। उसके बाद मैं थोड़ा सा इसके 2 भाग करता हूँ। अब चौथे पॉइंट के मैं 2 एंट्रियाँ और आपको अभी बताता हूँ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। समझिएगा कि मान लीजिए आपने अपने जो गुड्स था उसका इंश्योरेंस करा रखा है, बीमा करा रखा है। तो बीमा तो आप जानते हैं कि अगर आपने गुड्स का इंश्योरेंस करा रखा है, गुड्स का नुकसान हो गया फायर से या आपके थेफ्ट से, चोरी से, तो आपको उसका बीमा क्लेम करोगे तो आपको बीमा का पैसा मिल जाएगा। तो पहले तो आप क्लेम करने की एंट्री करोगे, मतलब बीमा कंपनी, क्लेम का मतलब क्या होता है? बीमा कंपनी में दस्तावेज आपके जितने भी डॉक्यूमेंट है वो सबमिट करोगे, बताओगे नुकसान हुआ है, FIR भी होती है पुलिस में, वो FIR भी कॉपी भी लगाओगे, सब कुछ सिस्टमेटिक बताओगे कि सर हमें इतना नुकसान हुआ है, इस नुकसान की भरपाई कीजिए क्योंकि आपने बीमा इसीलिए कराया। तो आप क्लेम करोगे। तो क्लेम करते वक्त आप क्या एंट्री करोगे? उस टाइम आप इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट को डेबिट करोगे, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी अब आपके लिए यहाँ डेटर्स बन जाएगा
क्योंकि अब ये देने वाला है, आप इससे पैसा मांगते हो, इसलिए इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट को तो आप डेबिट करोगे, डेटर्स डेबिट होते हैं। टू जिससे भी नुकसान हुआ नीचे लिख दोगे, टू लॉस बाय फायर होगा तो ध्यान दीजिए टू लॉस बाय फायर लिख दोगे, और अगर थेफ्ट होगा तो टू लॉस बाय थेफ्ट लिख दोगे। तो वो एंट्री होने के बाद ये तो लॉस की एंट्री, लॉस जब हुआ तब ये एंट्री करेंगे आप, और जब आप इंश्योरेंस कंपनी को दावा करेंगे, क्लेम करेंगे, तब आप ये एंट्री करेंगे। तो आपने अब क्लेम कर दिया, क्लेम करने के बाद आज नहीं कल कभी भी आपको पैसा तो मिलेगा। तो जब आपको पैसा मिलेगा इंश्योरेंस कंपनी, ध्यान दीजिए, पैसा मिलेगा तो आप बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी का नाम लिखेंगे, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी ऊपर डीआर हुआ था, देखिए ऊपर एंट्री में वहाँ डीआर हुआ था, क्योंकि वो डेटर्स था, डेटर्स वहाँ डीआर हुआ, यहाँ सीआर करके उसका अकाउंट क्लोज कर देंगे, इसलिए वो सीआर हो जाएगा और आपके बैंक अकाउंट डेबिट होगा। बैंक इसलिए लिखेंगे क्योंकि कैश, इंश्योरेंस कंपनी कैश आपको पैसा नहीं देती है, चेक से ही देती है, या बैंक में ट्रांसफ़र कर देते हैं आजकल, तो इसलिए बैंक में पैसा आता है, इसलिए कैश तो होगा नहीं, आप बैंक ही लिखें, इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे क्योंकि आपके बैंक में पैसा जाएगा। देखिए ये एंट्री होगी, ये एंट्री कब होगी, जब आप क्लेम करेंगे, ये एंट्री कब होगी, जब आपको इंश्योरेंस कंपनी से पैसा आएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ध्यान दीजिए, लास्ट बात है, उसके बाद ये आज की क्लास खत्म हो जाएगी, कि कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए इंश्योरेंस कंपनी ने पूरा पैसा नहीं दिया आपको, जैसे आपने क्लेम तो 1 लाख का किया था, तो मान लेते हैं 1 लाख का आपने क्लेम कर रखा है, तो 1 लाख रुपए अपने ऊपर लिख दिए इंश्योरेंस कंपनी के सामने, ठीक है, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ने 1 लाख नहीं दिया आपको। होता है कभी कभी ऐसा, इंश्योरेंस कंपनी को लगा 1 लाख का नुकसान नहीं है, नुकसान तो 80,000 का ही है, तो 80,000 ही देंगे, बाद में आप कोर्ट में केस लड़ते रहो, वो आपकी मर्जी है, लेकिन अभी इंश्योरेंस कंपनी को इतना ही लग रहा है तो इतना ही देगा। तो फिर आप क्या करोगे, बाकी पैसे को आप किसके नाम लिखोगे, बाकी पैसे को आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम लिखोगे। देखिए उसी एंट्री में मैं चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कब आएगा, ध्यान से देखिएगा। जैसे अपन 1 लाख रुपये का दावा किया था, तो 1 लाख रुपये तो अपन सीआर में लिख देंगे, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी को 80,000 ही दिए, तो 80,000 तो अपने को बैंक के सामने लिखना है, और 20,000 रुपये फिर अपन प्रॉफिट एंड लॉस के सामने ही लिखेंगे, फिर 20,000 रुपये अपने डूब गए, मतलब लॉस हो गया, आपने डूब तो क्या गए, मतलब एक तरह से लॉस हो गया, और लॉस कहाँ जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है, इसलिए आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करना है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कब करेंगे, जब इंश्योरेंस कंपनी आपसे पूरा का पूरा क्लेम स्वीकार नहीं करती है, थोड़ा बहुत ही क्लेम स्वीकार करती है, पूरा नहीं करती है, तो बाकी बचा हुआ आपके लिए लॉस है, और लॉस को आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। तो आप समझ गए पूरी तीनों इंट्रो को एक साथ, टोटल ये 4-5-6 इंट्रियाँ हो गई। तो आपको इसको वीडियो को वापस पीछे करके भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो, आज का सेशन कैसा लगा, आज की क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी तो एक लाइक तो ज़रूर बनता है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।